चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन है कि ए ट्रांसफार्मर एट नो लोड इज़ एक्साइटेड एट रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग उसको क्या कर दिया गया, एक्साइटेड कर दिया गया। नाउ ए कट इन मेड इन ट्रांसफार्मर योक द क्रिएटिंग ए स्मॉल एयर गैप विद दिस, ठीक है। द ट्रांसफार्मर कोर फ्लक्स विल डिक्रीजेज एंड मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम विल बी इंक्रीजेज। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है will remain constant and IM will increases, and next है as well as IM both will increases, and last one as well as IM both will decreases। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। अब देखो वो हमने चारों ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे भी, नहीं ठीक है, कि जिससे थोड़ा सा ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। देखो फिलहाल जो क्वेश्चन दिया उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। नहीं, हाँ एक और चीज़, हमने जो है ये जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है मशीन का, अभी ट्रांसफार्मर चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर यही सेम सब कुछ सेम क्वेश्चन सेम थ्योरी आपको इंग्लिश में मिलेगी और हिंदी दोनों मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, रिटेन इंग्लिश एंड स्पीकिंग जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी में है, और जो इसी पर सेम यही क्वेश्चन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश मिलेगा और सेम रिटेन इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश बोथ, ठीक है। तो खैर क्लियर है कि दोनों में जो बच्चे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं ना कि सर जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो इंग्लिश वाले में करा सकते हैं, वो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा, मृत्युंजय लेक्चर प्लस पे और ये मृत्युंजय लेक्चर्स पे, ठीक है। तो सेम डिक्टो ये चीज़ चल रही है और नेटवर्क सिस्टम दोनों में चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एक एक्समर है, एक्समर का मतलब ट्रांसफार्मर, क्लियर। अच्छा करा नो लोड करस्पॉन्ड एक्साइटेड एट रेटेड वोल्टेज से क्या कर दिया गया है, एक्साइटेड कर दिया गया है। ये बताइए एट रेटेड लोड, तो पहला टारगेट ये है कि ट्रांसफार्मर बनाते हैं। देखो एकदम बेसिक से चलो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन को सिर्फ इस वजह से नहीं है सॉल्व करना चाहिए कि सिर्फ सर ये क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड अदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको यहाँ पे माइंड में, मतलब क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए कि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन दूसरा दिखे तो हमको 10 बार इसी टाइप के 10 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही क्वेश्चन से हर क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाए। नहीं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो ऑप्शन बन सकते हैं उसके रिलेटेड मिल जाए। तो फिलहाल फाइम और आई एम करस्पॉन्डिंग देखते हैं, और फिर अब देखते हैं जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे और हम सोचेंगे क्या इससे और क्वेश्चन बन सकता है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इनके करस्पॉन्डिंग सोचते हैं कि ठीक है ये क्या है, एकदम बेसिक से, ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम डिक्टो, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे लाइक दिस वन, और जब भी ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहा है तो ये बताइए यहाँ पे प्राइमरी साइड में क्या है, रेटेड वोल्टेज है, ठीक है, V, और फ्रीक्वेंसी क्या है, F, आपने सप्लाई दे दिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पे, N1, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंडरी साइड को क्या किया, नो लोड का मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि नो लोड का मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। इस एक्चुअल नो लोड का मतलब होता है कि लोड में कोई करंट नहीं जा रही है। अगर कनेक्टेड होगा अभी तो भी वो क्या होगा, स्विच उसका ओपन रहा होगा, नहीं ऐसे रहा होगा, देखो लाइक दिस वन, और यहाँ पे लोड हो रहने पे भी इसमें करंट नहीं जा रही है, मतलब ये ओपन है। तो I2 आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। N2 आपने नो लोड, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा दिमाग की दही हो रही है तो इसको हटा दो। कुछ होते हैं ना सर, अरे सर लोड कनेक्टेड, इसका मतलब ये हो गया वो हो गया, ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो I2 को क्या कर दो, 0। यहाँ तक तो इतना तक तो कर सकते थे। अब क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग पहले ये बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा इसमें जो फ्लक्स फाइम, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइम, ठीक है। अगर फाइम पहले ये बताओ एट नो लोड पे बात हो रही है, नो लोड पे पहले देखते हैं कि बिना कट करने के पहले, जब आपने बोला ना योग को कट कर दिया गया, क्वेश्चन में ये बोला ना, नाउ ए रेटेड वोल्टेज, नाउ ए कट इज़ मेड इन एक्समर योग, मतलब इसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो कट करने से पहले कंडीशन क्या है और फिर कट करने के बाद की कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है।
ये बताइए फाइम मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स लिखना हो तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, N1 IM डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, ये लिखते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस RL का मतलब क्या है, दैट इज द पाथ ऑफ कोर फ्लक्स, रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ कोर फ्लक्स फाइम, यही है ना जहाँ पे। और N1 के बारे में पता ही है कि N1 मीन्स नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब क्लियर, ये बताइए जैसे ही जब इस पाथ को कट करेंगे तो क्या क्या बन सकता है। अच्छा एक और चीज़ निकाल के देख लो, हमको पता है कि फाइम प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाइम की वैल्यू जो हमने बताया था कि जो इंड्यूस EMF आता है प्राइमरी साइड करस्पॉन्डिंग, V1 की वैल्यू E1 जो किससे करस्पॉन्डिंग, दैट इज़ √2 पाई F N1 इंटू फाइम, ऐसे लिखते हैं। फाइम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल जाती है, अगर N1, भाई देखो ऐसे लिख सकते हैं, दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, लाइक दिस वन V1 बाई √2 पाई N1 इंटू V1 बाई F, या V1 है तो V1 F, V1 है चलो V1 मान रखा है तो V1 बाई F, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइम हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, V1 बाई F, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को चेंजेस नहीं किया जाए। नहीं, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। दो चीज़ तो क्लियर है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये कब की कंडीशन है, जब तक ये कट नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, थोड़ा सा मैग्नेटिक, जब बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल, जब भी कहीं वर्ड आ जाए मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है दैट इज़ मैग्नेटिक कंडक्ट। कभी भी वर्ड अगर यूज़ आ जाए ना मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स इन ट्रांसफार्मर में, इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक। क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछ रखा था, इसलिए डिस्कस कर देना इसको भी कि मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है सर। अब जनरली बोल देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि मैग्नेटिक कंडक्टिविटी, ठीक है, या मैग्नेटिक कंडक्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैग्नेटिक कंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक कंडक्टर का मतलब जिसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो हमको पता है कि रिलक्टेंस किसके करस्पॉन्डिंग होता है, L अपॉन म्यू इंटू ए करस्पॉन्डिंग। तो जब कंडक्टिविटी हाई होगी तो व्हाट अबाउट रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो हमको ये क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। बताओ इस केस में जब इसको कट नहीं किया गया तो रिलक्टेंस ज़्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मटेरियल है पूरा का पूरा। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अच्छा इसका मतलब और अगर क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वैसे मटेरियल साइंस हमने डिस्कस किया है पूरा, ठीक है। ये क्या होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आर फेरिट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फेराइट्स जो जिसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेराइट्स इसको बोलते हैं। अगर बोला जिसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा इनिस में होती है ना। और अब जब इतना डिस्कस कर दिया तो एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे जब यहाँ पे कट नहीं किया गया था तो इतना तो फिक्स है कि म्यू हायर होगा तो रिलक्टेंस भी क्या मिलेगा, हायर। इस केस में फ़िलहाल जब कट नहीं किया गया था, क्यों, क्योंकि म्यू हायर है, सॉरी लोअर मिलेगा ना, लो मिलेगा। आप कह सकते हैं दैट इज़ लो। पहले बताओ क्लियर है। पहले इसको लगाओ, इसको छाप लो या स्क्रीन शॉट ले लो, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ पकड़ के डिस्कस करना हमको, हमारा टारगेट है ये। ठीक है, अब लिखते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है क्या, तब आगे बढ़ते हैं।
देखो हमने क्या बोला कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो वो ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब, नहीं तो 500, 800, 200, 1000 कितना भी क्वेश्चन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स दैट इज मैग्नेटिक इंसुलेटर, मैग्नेटिक इंसुलेटर। पहले बताओ क्लियर है? मैग्नेटिक इंसुलेटर मीन्स जैसे यहीं पे बात कर लें, जब एयर गैप होगा, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर गैप, ये क्या है, एयर गैप। एयर गैप की वजह से ये बताओ हमने क्या बताया था, जो नेट रिलक्टेंस आएगा वो इसका रिलक्टेंस प्लस इसका रिलक्टेंस का सम होगा ना। भाई देखो RL की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, किसके, आयरन कोर का, नहीं, अब प्लस एयर गैप का, एयर गैप का रिलक्टेंस प्लस इसका रिलक्टेंस। अब ये बताइए अगर इसका लिखना भी हो तो क्या लिखोगे, जो भी इसकी लेंथ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक Li डिवाइडेड बाई म्यू आई इंटू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों के लिए सेम होगा, और प्लस ये क्या है, ये जो भी है 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर जो भी है एयर गैप का, डिवाइड बाई ये एयर का प्लस ए। पहले बताओ क्लियर है? ठीक है, मैग्नेटिक इंसुलेटर का मतलब होता है कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 10:1 होती है, एक करस्पॉन्डिंग एयर की होती है। इस म्यू की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, एयर के। तो उस केस में रिलक्टेंस क्या हो जाता है, L अपॉन म्यू इंटू ए। अब बताओ ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 1 है तो उसके कंपेयर में ये क्या मिलेगा, हाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले बताओ क्लियर है? यहाँ पे म्यू ज़्यादा था तो रिलक्टेंस कम मिल रहा था, जब म्यू ज़्यादा होगा तो रिलक्टेंस कम मिलेगा, लेकिन जब ये म्यू की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ज़्यादा का मतलब ये 4000, 5000, 6000 ऐसे कुछ आता है, और जब ये वैल्यू 1 है, ठीक है, म्यू की वैल्यू 1 है तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई मिलेगी ना, इसी वजह से। पहले बताओ ये क्लियर है? ये स्टेटमेंट है जो हमने बोला था मैग्नेटिक इंसुलेटर या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी अगर लिखना चाहो तो आप कह सकते हैं कौन कौन से मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, मटेरियल। ये सभी मटेरियल किसके करस्पॉन्डिंग होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। खैर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो नेट आपकी बात, जब जैसे ही आपने कट करेंगे, योग को कट कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो जब कट करेंगे तो ये बताइए जो नेट रिलक्टेंस होगा वो तो कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, जब इस टाइप का होगा तो ये बताइए कौन सी वैल्यू हायर हो, क्योंकि ये क्या है, हायर है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लो मिलेगी, और इसकी वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेट 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, हायर। तो ये प्रैक्टिकली जो होते हैं रिलक्टेंस, जो नेट रिलक्टेंस आ जाता है वो किसके करस्पॉन्डिंग आया था, एयर के करस्पॉन्डिंग। हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि ऐसे तो कैसे। अब ये बताइए जो नेट रिलक्टेंस होगा वो जो एयर के रिलक्टेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग हो गया, मतलब ये इसका रिलक्टेंस इससे कोई मतलब नहीं, मतलब टोटल रिलक्टेंस किसके करस्पॉन्डिंग कंसीडर करेंगे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, कि रिलक्टेंस तो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। जब रिलक्टेंस बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, अभी देखते हैं। फिलहाल यहाँ तक पहले इसको बनाओ जल्दी से, ये वाला टर्म बनाओ जल्दी से। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई क्या, कि रिलक्टेंस तो क्या हो जाएगा, आफ्टर कह सकते हैं एयर गैप इन योक में एयर गैप आने के बाद, व्हाट अबाउट रिलक्टेंस,
इंक्रीज कर गया, ठीक है, रिलक्टेंस इंक्रीज कर गया। अब देखते हैं फाई एम पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप फाई एम के बारे में, फाई एम किसके प्रोपोर्शनल है, V1/F के। भाई जब आपने कट किया तो क्या सप्लाई रेटेड वोल्टेज बोला ना, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्ड, वोल्टेज में कोई चेंजेस हुआ है क्या आफ्टर कट करने के बाद? नो, वोल्टेज वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। तो बताओ फाई एम चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो वही है, ट्रांसफार्मर वही, इस वजह से नंबर ऑफ टर्म सेम होगा। तो V1 और F पे बात आती है, चूँकि क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला है कि नो लोड एक्साइटेड बाय रेटेड वोल्टेज, मतलब उसी वोल्टेज करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड किया गया है जो पहले से था, और फ्रीक्वेंसी वही। तो बताओ फाई एम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो दोनों केस में विदाउट कट और विथ कट में फाई एम क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो फाई एम दोनों ही केस में क्या मिलेगा? कांस्टेंट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि तब इसका मतलब आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? फाई डिवाइडेड बाई या फाई एम डिवाइडेड बाई N1 इंटू रिलक्टेंस। नहीं, पहले वाले में ये है तो दूसरे वाले में करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी घट जाएगी? बताओ। फाई एम जो है बाई N1 ये तो सेम है। अब यहाँ पे जो रिलक्टेंस आया वो किसका आया? एयर का। एयर का रिलक्टेंस, ये किसका रिलक्टेंस है? ये तो पूरे का था, और इसकी वैल्यू कम है, तो ये जो वैल्यू क्या है? रिलक्टेंस तो हायर है, रिलक्टेंस क्या है? हायर है RL से। नहीं, अब मान लो ज़्यादा नहीं तो भी इतना तो फिक्स है ना, ज़्यादा तो है, मतलब है ही है, वैसे ज़्यादा हायर होगी लेकिन हायर तो है ही है। तो जब ये वैल्यू इससे हायर होगी, सॉरी कोर वाले से एयर का रिलक्टेंस इससे हायर है, तो व्हाट अबाउट करंट? करंट चेंज हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगी? ये भी तो हायर हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग। देखो जब ये बढ़ गया तो ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट तो चेंज होगी, कितनी को? बढ़ गई। अच्छा, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। क्या? हमें पता है कि मैग्नेटाइजिंग RM इज प्रोपोर्शनल टू RL, यही है ना। देखो IM इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और मैग्नेटाइजिंग करंट IM किसके करस्पॉन्डिंग होती है? V1 डिवाइडेड बाई JXM, और इसको चेंजेस करो तो J2πF इंटू LM। अब जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी। अब बताओ, अगर ये घटेगी तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? अगर सिर्फ क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बात की जाए, इसी से ऑप्शन मिल गया आपको कि नहीं? क्या कि फाई एम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नहीं, देखो दोनों केस में फाई एम क्या है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस नहीं किया, ये वो रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग है। मतलब रेटेड का मतलब अगर 220 वोल्ट था पहले, तो 220 वोल्ट पे ही हम उसको इस योग में चेंजेस कर रहे हैं। तो क्लियर है। एंड सेकेंड वन, तो फाई एम क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटाइजिंग करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट इज इंक्रीजेस। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन में था। अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। क्या कि जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट, और यहाँ यहीं पे ऐसे बना सकते हैं सेम प्रोसीजर कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे नो लोड करंट के करस्पॉन्डिंग एंड डिस्कशन चाहते हैं किसके करस्पॉन्डिंग? पावर, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर cos फाई नॉट के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन। उसमें किस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा? बहुत सारे बन सकते हैं ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन। नहीं, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसके करस्पॉन्डिंग। इनको हटाते हैं, उसके लिए हमको फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। देखो पहली बात, हमारा टारगेट क्या है? हमारा डिस्कशन है अब किसके करस्पॉन्डिंग? नो लोड करंट और नो लोड पावर फैक्टर।
देखो नो लोड करंट किसके करस्पॉन्डिंग होती है, I0 की वैल्यू होती है I प्लस IM नो लोड करंट, दिस इक्वल टू कोर लॉस कंपोनेंट प्लस IM मैग्नेटाइजिंग करंट। नहीं पहले तो ये चीज़ तो क्लियर है जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते जाओ कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, तो हमारा मोटिव है नो लोड पावर फैक्टर पे फोकस करना। नो लोड पावर फैक्टर के लिए हमें कुछ डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। अब ये बताइए, हमने इसी का अगर सर्किट डायग्राम बनाए नो लोड करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या होगा, लाइक दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन। ठीक है, V0 जो भी है, V1 है तो V1 लिख, इसमें क्या है II और ये क्या है IM, RI और ये JXM दैट इज I0। क्लियर? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, यहाँ पे φm क्या था, दोनों ही केस में φm क्या था, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है φm प्रोपोर्शनल V/f क्या मिला हमको, कांस्टेंट, दैट्स वाई। तो एक चीज़ और निकल सकती है कि φm भी क्या मिलेगा, Bm भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि φm की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होती है, Bm इंटू A। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A के करस्पॉन्डिंग है तो वो तो कट करोगे तो भी सेम है, नहीं कट करोगे तो भी क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है दोनों केस में। तो इसका मतलब Bm भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्लियर हो गया कि नहीं? इसका मतलब व्हाट अबाउट आयरन लॉस, आयरन लॉस क्या मिलेगा, आयरन लॉस आल्सो सेम। नहीं, आयरन लॉस Pi दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, और II किसके करस्पॉन्डिंग होता है, V/V1 डिवाइड बाई RI। अब बताओ, जब ये कांस्टेंट है तो IM भी क्या मिलेगा, IM में चेंजेस होंगे क्या, नो, ये तो कांस्टेंट हो गया। हाँ, अभी हमने देखा था कि जो IM था, जो V/JXM था, अब वो चेंज हो गया, कितना हो गया, IM डैश नहीं डिवाइड बाई JXM, और XM जो है, XM डैश इज़ ग्रेटर देन XM, दैट्स वाई हमको क्या मिला था कि IM डैश इज़ ग्रेटर देन IM। नहीं, आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसका फेज़र ड्रॉ करते हैं। तो रेफरेंस, जब भी फेज़र का ड्रॉ, ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करना हो तो V1 को रेफरेंस ले लो हमेशा। ठीक है, V1 को रेफरेंस लेंगे तो ये बताइए I कोर लॉस कंपोनेंट, आयरन लॉस कंपोनेंट जो होगा V1 के करस्पॉन्डिंग होगा II। क्लियर? अच्छा, मैग्नेटाइजिंग करंट किधर होगी, IM की वैल्यू क्या होगी, देखो दिक्कत हो रही है तो IM दिस इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या, V1 डिवाइड बाई J का मतलब क्या होता है, कहीं J दिखा हो तो 1 एट द एंगल प्लस 90 डिग्री। ठीक है, और यही जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे -J लिख सकते थे, -J का मतलब 1 एट द एंगल -90, मतलब V1 डिवाइड बाई XM एट द एंगल -90। ठीक है, तो IM को प्लॉट करना हो तो -90 मतलब लैग करेगा, IM कहाँ होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पहले तो क्लियर है। एट नो लोड पे प्लॉटिंग हो रही है, पहले इसको ऐसे प्लॉट कर दो, यहाँ पे IM। ठीक है, तो ये जो आपका मिलेगा दैट इज़ किसके करस्पॉन्डिंग, ये φ0 नो लोड पावर फैक्ट, नो लोड एंगल, और इसको बोलेंगे I0। क्लियर? I0 करस्पॉन्डिंग। अब क्या हुआ, करंट बढ़ गई, जब उसमें कट कर दिया तो करंट बढ़ गई, और बढ़ने के बाद कहाँ पहुँच गई, IM से ज़्यादा है ना, और वो कितना हो गई, IM डैश, लाइक दिस वन। और इसको तब बढ़ा दो, इसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोर लॉस कंपोनेंट में कोई चेंजेस हुआ क्या, कट करने के बाद भी आयरन लॉस या आप कह सकते हैं कोर लॉस में कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि φm कांस्टेंट है, दैट्स वाई। ठीक है,
चलो तो अब इसको इससे मिला देते हैं। जब आप इससे इसको मिला देते हैं तो बताओ क्या मिलेगा, दैट इज़ I0 डैश। अब एंगल कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है I0 डैश हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से एक एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, पहले बताओ यहाँ तक तो लिख लिया होगा ऊपर। अब ये बताइए I0 पहले जो था II प्लस IM था, ये विदाउट कट, जब कट कर दिया तो I0 डैश हो गया। सपोज करो II में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट IM तो चेंज हो गया, और IM डैश इज़ ग्रेटर देन IM, दैट्स वाई नो लोड करंट ऑलवेज ग्रेटर देन, नो लोड करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो क्लियर है कि नहीं। तो नो लोड करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, तो इतना तो फिक्स हो गया कि नो लोड करंट मतलब I0 इज़ इंक्रीजेज आफ्टर कटिंग द एयर ऑफ द कट, आफ्टर कटिंग द यॉक ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के यॉक में कट कर दिया गया तो नो लोड करंट तो इंक्रीज़ कर गई। सेकेंड वन क्वेश्चन पूछा है कि तो हमको नो लोड पावर फैक्टर चाहिए। ठीक है, अब ये नो लोड पावर फैक्टर इतना तो फिक्स है। ये भी पूछ सकता है कि लीडिंग होगा कि लैगिंग, लैगिंग तो है ही है, सबको दिख रहा है। मिटाएं इसको तभी बना पाएंगे ना। तो फेज़र डायग्राम नेटवर्क सिस्टम में बहुत बता रखा है कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे cos फाई, यहाँ से बताइए फाई डैश इज़ ग्रेटर देन फाई नॉट, फाई जीरो डैश इज़ ग्रेटर देन फाई नॉट। पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर एंगल इतना, तो ये क्या है, पावर फैक्टर एंगल है ना, पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज कर गया। तो पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज करने का मतलब हो गया व्हाट अबाउट cos फाई, cos फाई डैश इज़ लेस देन cos फाई। नहीं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एज नो लोड पावर फैक्टर cos फाई डैश cos फाई नॉट क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर गया ना, दैट इज़ रिड्यूस। रिवर्स कंडीशन होती है ना भाई, कॉस अगर दिक्कत हो रही है, देखो जब एंगल 0 होता है तो कॉस की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड, मैक्सिमम होती है 1। जब 45 होता है तो 1/√2, और जब 90 डिग्री होता है तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0। एंगल इंक्रीज करने पे ये किसके करस्पॉन्ड है, cos फाई। cos फाई का क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है ना। एंगल इंक्रीज कर रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, तो पावर फैक्टर क्या होगा, रिड्यूस हो गया। ये आप कह सकते हैं पुअर या वर्स्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है, हमको 2-3 चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है, और भी चीज़ें बना सकते हैं अपनी तरफ से। आप कह सकते हैं कोर लॉस कंपोनेंट जो है, आयरन लॉस कंपोनेंट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर यॉक को कट कर दिया गया तो फाइम और क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग रेटेड वोल्टेज, जो क्वेश्चन ने बोला है वो ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग बोला है ना, एक्समर एट रेट नो लोड इज़ एक्साइटेड एट रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड किया जाता है तो फाइम में चेंजेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि V/F कांस्टेंट है अभी भी। आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि आयरन लॉस कोर लॉस सेम रहता है क्योंकि फाइम कांस्टेंट रहता है इस वजह से, या BM कांस्टेंट रहता है क्योंकि आयरन लॉस और कोर लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी और फाइम पे। फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, फाइम भी कांस्टेंट है, दैट्स वाई। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर हमने देखा कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों चेंज हो गई, उसके लिए हमने दो तरीके बताए थे। एक तो तरीका बताया था किसके करस्पॉन्डिंग, कि रिलेक्टेंस से चेक कर लो। रिलेक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस के, तो चूँकि रिलेक्टेंस एयर गैप का हायर हो गया तो जिसकी वजह से रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ वही कि फाइम कांस्टेंट है तो IM और रिलेक्टेंस क्या है, इन प्रोपोर्शनल है, तो अगर रिलेक्टेंस हायर हो रहा है तो करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट भी हायर होगी।
तो जैसा सुटेबल लगे उसके करस्पॉन्डिंग चेंज कर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा तो उससे हमको फाई एम कॉन्स्टेंट, आई एम इंक्रीजेस। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि नो लोड करंट, वो क्या होगी, नो लोड करंट क्या हो रही है आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, और पावर फैक्टर कॉस फाई आपको क्या मिल रहा है, पुअर, नहीं, क्योंकि अब यही पूछ सकता है कि नो लोड पावर फैक्टर, जैसे यहाँ पे नो लोड पावर फैक्टर पूछ दिया, हो सकता है कि नो लोड एंगल बताइए। नो लोड एंगल तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, देखो नो लोड एंगल तो इंक्रीज़ कर रहा है, करंट बढ़ने के बाद नो लोड करंट इंक्रीज़ करे, लेकिन अगर नो लोड पावर फैक्टर पूछता है तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रहा है। क्लियर है, बना लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ओपन सर्किट टेस्ट एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ है 230, 50 हर्ट्ज एंड 2 एम्पियर। ये कौन सी करंट है, नो लोड करंट। देखो जब बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की, तो उसमें जो डाटा दिया रहता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है। देखो ओपन सर्किट टेस्ट में जो है डाटा, ये रेटेड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग होता है। एफ जो है भी 50 हर्ट्ज है, कोई दिक्कत नहीं। आई नॉट की वैल्यू है 2 एम्पियर एंड कॉस फाई नॉट दिया हुआ है 0.2 लैगिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बोला इफ़ ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्मिंग आंस, फिर वोल्टेज परफॉर्म किया जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर गई, तो नो लोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड कॉस फाई नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला टारगेट ये है कि नो लोड टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, ये ठीक है कि वोल्टेज V, फ्रीक्वेंसी F, और यहाँ पे जो भी है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो लोड। नो लोड का मतलब I2 की वैल्यू 0, दैट इज ओपन सर्किट। फाई एम लाइक दिस वन। अगर फाई एम लिखना हो तो वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 1/√2 पाई N1, ठीक है। यहाँ पे V1/F, ठीक है, इतना तो फिक्स है। अब ये बताइए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो व्हाट अबाउट फाई एम, इंक्रीज़ करेगा, नहीं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है तो फाई एम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करेगा, इतना तो फिक्स है। अच्छा, और क्या निकल के आएगा हमारा कि ठीक है एक्स एम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 2 पाई LM इंटू एफ के करस्पॉन्डिंग, यही होता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ तो फिक्स है, जो रिलेक्टेंस है वो कांस्टेंट है। क्यों, जो रिलेक्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, नहीं, रिलेक्टेंस की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, L/μ इंटू A। तो इसका मतलब ये हुआ कि LM में कोई चेंजेस नहीं होगा, LM कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेक्टेंस है। तो जब ये कांस्टेंट है तो LM भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि XM भी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो इस वजह से ये डिक्रीज़ करेगा। तो XM का डिक्रीमेंट सिर्फ LM पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने की वजह से XM डिक्रीज़ कर जाएगा। तो व्हाट अबाउट IM करस्पॉन्डिंग। अब सर्किट अगर बनाना चाहो V1 I0 RI JXM IM और II, यही है। ये बताइए IM की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1/JXM। अगर ये डिक्रीज़ करेगा और ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, नहीं, ये डिक्रीज़ तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो अगर ड्रॉ करेंगे तो पहली बात वही डायग्राम V1 II, ठीक है। II पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, ये देखो IM है और ये IM डैश, इसके करस्पॉन्ड नो लोड करंट क्या है,
आई नॉट, और इसके करस्पॉन्डिंग नो लोड करंट क्या है, आई नॉट डैश, आई तो वही रहेगा, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज में चेंज है नहीं, तो दैट्स वाई आई तो सेम रहेगा। हाँ देखो, अगर दिक्कत हो रही है ना तो आई की वैल्यू कैसे लिख दो, V1 डिवाइड बाई RI, तो इसमें चेंजेस नहीं, दैट्स वाई। तो ये बताइए, ये कांस्टेंट और ये कितना है, फाई नॉट, और ये कितना है, फाई नॉट डैश, ठीक है। तो फाई नॉट डैश इंक्रीजेस, तो आप कर सकते हैं कॉस फाई, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर, पावर फैक्टर पुअर हो गया। और नो लोड करंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि नो लोड करंट तो बढ़ गई, क्योंकि नो लोड करंट क्या है, आई प्लस आई एम डैश इज ग्रेटर देन आई एम, तो दैट्स वाई आई ज़ीरो डैश इज ग्रेटर देन आई ज़ीरो। तो नो लोड करंट में इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट पावर फैक्टर, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.2 नहीं, तो कॉस फाई डैश जो होगा वो 0.2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैसा होगा, लैगिंग ही रहेगा, देख सकते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये जो सर्किट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो नो लोड करस्पॉन्डिंग पूछे, चाहे मैग्नेटाइजिंग करंट करस्पॉन्डिंग, मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो वो भी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज़ कर रही है, तो ये इंक्रीज़ तो करेगा, नो लोड करंट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। बना लो, देखो यही क्वेश्चन एक और, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था कि अगर सर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, नहीं 100 200 300 कुछ भी कर दें, 300 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बढ़ा दें, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग ये रिज़ल्ट आएगा। देखो जब हमने बताया था इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन मशीन में, हमने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, हमने वो वीडियो आप लोग देख लेना, कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है ना, तो उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए अदर डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रहा है, 50 हर्ट्ज़ से कम है, तो उसके करस्पॉन्ड ठीक है 40 तक भी बोलता है ये क्वेश्चन, तो उसके लिए ऑप्शन ये सही है, चारों ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए 100 200 400 कर दिया, अगर ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, 50 से 50 की बजाय 60 कर दिया, तो कर सकते हैं कि चेंजेस थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें। क्या चेंज होगा उस समय, जब ये बढ़ेगा, नहीं देखो जब ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, जब ये डिक्रीज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है, आई ज़ीरो डैश लेस देन आई, मतलब करंट क्या हो जाएगी, नो लोड करंट डिक्रीज़ कर जाएगी, नहीं नो लोड करंट डिक्रीज़ कर जाएगी, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीमेंट होगा नो लोड में और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। लेकिन वो कितनी करंट होनी चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट होना चाहिए, जैसे वो 60 हो जाए या 45 हो जाए, सॉरी 55 हो जाए, इस टाइप का। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चेंजेस होगा तो याद है कि मैग्नेटिक सैचुरेशन हमने बताया था, जब हमने उसमें डिस्कस किया था डिटेलिंग में, कि मैग्नेटिक सैचुरेशन पहुंच जाएगा, तो उस केस में ट्रांसफार्मर तो हो सकता है कि रन ही ना कर जाए, बर्न कर जाए, डैमेज हो जाए, नहीं कि फ्रीक्वेंसी यही था ना मैग्नेटिक सैचुरेशन वाला, कि फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया तो उसके करस्पॉन्डिंग फाई एम डबल या कुछ 1.52 फाई एम आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, और ज़बरदस्ती करेंगे तो करंट कितनी हो जा रही थी, 1000 या 1000 फाई एम करस्पॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो बर्न कर जाएगा, ट्रांसफार्मर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन जैसा हो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्कस होना चाहिए, इसके चांसेस कम ही होते हैं आप लोगों में आने के, लेकिन फिर भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ज़रूरी हो जाता है ना इससे डिस्कस करने के लिए। तो दैट्स वाई हमने इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, आप लोग देख लेना जो फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी का एक इफेक्ट, क्यों हम लोग 60 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज, सॉरी
हम लोग फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं प्रीफर करते, वो हमने डिटेल में बता रखी है कि 200, 400, 500, 1000 फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं रखते और काफ़ी लो भी क्यों नहीं रखते, दोनों ही डिस्कशन। ठीक है, तो खैर बना लो इसको। Now, corresponding to question, a short circuit test on a single phase transformer gave the following data: 30 volt short circuit voltage, that is 30 volt, okay, frequency 50 hertz, and short circuit current 20 ampere, and power factor like 0.2 lagging. Clear? If short circuit test is performing on 30 volt, ठीक है, नेक्स्ट है कि उसके करस्पॉन्डिंग और फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी गई है। ठीक है, तो हमको फोकस करना है इस पे और पावर फैक्टर पे। ठीक है, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम करते क्या हैं? ठीक है, टेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक इंडक्टर होता है और ये क्या होता है? VSC, यहाँ पे ISC, ये RSC करस्पॉन्डिंग और ये JSC करस्पॉन्डिंग, ये दोनों जो मिलता हो दैट इज ZSC। ठीक है, ZSC का मतलब क्या होता है? RSC प्लस J करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें, अगर शॉर्ट इसी को और तरीके से लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ZSC एट द एंगल फाई एस सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? tan इनवर्स ओमेगा, या आप ऐसे डायरेक्ट लिखो SC डिवाइड बाई RSC, या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 पाई f इंटू LSC जो भी है डिवाइड बाई RSC। ठीक है, अब ये बताइए फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज़ किया जाए, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि दो चीज़ें हैं, क्या क्या कि ZSC करस्पॉन्डिंग बात करें, ZSC जो होगा अंडर रूट किसके करस्पॉन्डिंग होगा? RSC प्लस ओमेगा, या डायरेक्ट ऐसे लिखो 2 पाई f इंटू LSC, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे L लिखो चाहे LSC लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन मोटिव है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है, हाफ हो गई, तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। जब ये डिक्रीज़ करेगा तो व्हाट अबाउट शॉर्ट सर्किट करंट? शॉर्ट सर्किट जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट की करस्पॉन्डिंग पहले बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी? देखो वोल्टेज तो वही है, तो डिवाइड बाय ZSC, इतना तो फिक्स है, वोल्टेज वही है। तो ये बताइए इसको VSC डिवाइड बाई Z ऐसे एट द एंगल फाई SC ऐसे लिखोगे? नहीं, या शॉर्ट सर्किट करेंट दिस इक्वल टू VSC डिवाइड बाई ZSC इंटू माइनस फाई SC ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब ये इम्पीडेंस डिक्रीजेस, तो व्हाट अबाउट शॉर्ट सर्किट करंट? इंक्रीजेस, इतना तो फिक्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज़ कर रही है। नहीं, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करा दिया कितना? 25 हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करा दिया तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इतना तो फिक्स है कि शॉर्ट सर्किट करंट में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्लियर है। अब इन तीनों में कौन मोर इफेक्टिव होगा? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कौन मोर इफेक्टिव? ये दोनों सेम हो गए नहीं? चलो नेक्स्ट, सेकेंड वन, पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे कि ठीक है, ये इम्पीडेंस डिक्रीजेस, शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीजेस, एंड व्हाट अबाउट पावर फैक्टर? अब ये बताइए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने पे व्हाट अबाउट पावर फैक्टर? जो एंगल है वो क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। जो एंगल है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ करेगा। तो जब एंगल डिक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब ये हुआ, देखो tan की क्या खास बात होती है कि tan में एंगल जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है उसी करस्पॉन्डिंग tan थीटा भी क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए हमने बोला कि अगर ये वाला टर्म RSC तो दोनों के लिए सेम है, नहीं,
पहले वाले के लिए भी दूसरे वाले के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी पहले वाले में जो क्या है कि 50 हर्ट्ज थी, दूसरे वाले में 25 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर गई तो tan phi भी डिक्रीज़ करेगा, इसका मतलब phi भी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये डिक्रीमेंट होने का मतलब ये हुआ कि जो phi SC है जो प्रीवियस वाले phi SC से क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं, ये वाला पहले वाले से कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो व्हाट अबाउट cos phi SC डैश इज़ ग्रेटर देन cos phi SC। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट अबाउट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर गया ना। पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ कर गया ना। पहले कितना था 0.2, अगर 0.2 था तो phi SC जो भी phi SC डैश होगा वो 0.2, और वो भी कैसा है, लेगिंग करस्पॉन्डिंग। देख सकते हैं, सिंपल सा। तो कौन, विच वन इज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बना लो। अगर यही क्वेश्चन आया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दिया तब हमको फिर वही, अगर फ्रीक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज के आसपास है तब तो ठीक है, तब तो वहाँ पे ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप बना दोगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पे ये इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। नहीं, शॉर्ट सर्किट करंट डिक्रीज़ करेगी, उस केस में शॉर्ट सर्किट करंट डिक्रीज़ करेगी। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर, ये इंक्रीज़ करने का मतलब ये भी इंक्रीज़ करने का मतलब, तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा ना। जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 0.2 की जगह ऐसे हो जाएगा ना, cos phi डैश उस समय cos phi S डैश लेस देन 0.2 लैगिंग हो जाएगा। कब, जब ये 60 हर्ट्ज के आसपास हो। लेकिन अगर बोल दिया कि नहीं 100 फ्रीक्वेंसी हमने 100 या 200 या 300 कर दी या 80 हर्ट्ज कर दी, तो उस केस में क्या हो सकता है, हम कह नहीं सकते कि क्या इंक्रीमेंट होगा क्या डिक्रीमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेचुरेशन को भी फॉलो करेगा ना, उसके पहले ही सेचुरेशन कंडीशन आएगी। याद है हमने फ्रीक्वेंसी में डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसफार्मर, दैट्स वाई वहाँ पे आप देख सकते हैं उस चीज़ को कि वहाँ पे क्या हुआ था, समझ में आया। इसी वजह से तो हमको वैसे उस टाइप क्वेश्चन के आंसर आने के चांसेस कम, लेकिन हाँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है। जैसे बार्क में पूछ देता है, बार्क हुआ, इसरो हुआ, ये सब जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है उनमें जो टेक्निकल हैं उनमें पूछ देता है ये सब चीज़ें कि नहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, ज़्यादा बढ़ा दें तब क्या फ़र्क पड़ेगा। आसपास बढ़ाने पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा इंक्रीमेंट करने पे उस पर सेचुरेशन की कंडीशन आ सकती है, तब उस पर प्रैक्टिकल डाटा पे फोकस करना पड़ता है। और वो सब चीज़ें क्या है, वो हमने फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसफार्मर या मशीन के करस्पॉन्डिंग जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। क्या हुआ था, क्या होता है कि सेचुरेशन पहुंच जाता है जिसकी वजह से हो सकता है उसके पहले ही ट्रांसफार्मर क्या हो जाए, बर्न कर जाए। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाए, बहुत हाई हो जाती है। खैर बना लो इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एन आइडियल एक्समर इफ के इज सम कांस्टेंट देन सप्लाई वोल्टेज V, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नेटाइजिंग करंट IM कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपके 4 ऑप्शन है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, देखो आइडियल एक्समर है तो नॉर्मल सी बात है। देखो पहली बात, आइडियल एक्समर के करस्पॉन्डिंग आप पहले तो ये बनाओ, ठीक है, लाइक दिस वन। जो लीकेज है, देखो जो इम्पिडेंस है वो प्राइमरी साइड का, वो सब निगलेक्ट कर दो। नो लोड करंट लाइक दिस वन, II और इसमें IM, ठीक है, और ये क्या है JXM, दैट इज JXM, और ये RI, ठीक है। IM की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, देखो V/JXM है, पहली बात ये क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, हमको डिटरमाइन करना है वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को इन द टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नेटाइजिंग करंट IM कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस वन। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, JXM इंटू IM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। JXM का मतलब क्या होता है, दैट इज़ 2 पाई F इंटू LM इंटू IM, तो J 2 पाई LM इंटू F इंटू IM, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट है 2 पाई LM दैट इज़ K। सो J K
F into IM. So V this be equal to like this one. Which one is correct option? A is the correct option. Okay, A is the correct option. बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की हो, बस आपको लीकेज वाले इम्पीडेंस को क्या करना था, प्राइमरी साइड के, उसको हटा देना था। तो सीधे ये वोल्टेज किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इस वोल्टेज के, नहीं तो ये वोल्टेज आ जाता। नहीं, अप्रॉक्सीमेट सर्किट जो है उसको प्रीफर करना था ट्रांसफार्मर का। ठीक है, बना लो इसको। Corresponding to question, in a transformer, if primary leakage impedance is neglected, then first option में क्या क्या दिया हुआ है, IM lags the apply voltage V1 by 90 degree, core loss current lags V1 by how much, like this one, exciting current, सब चीज़ें दी हुई हैं। पहले ही बताओ, जो भी है 4 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, और ये इनमें से कौन सा सही है हमको ये देखना है। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ प्राइमरी लीकेज इम्पीडेंस आर निगलेक्टेड, तो ये बताइए ये कुछ इस टाइप आइडियल ट्रांसफार्मर टाइप का हो जाएगा, लाइक दिस वन, ये हो गया दिस वन करस्पॉन्डिंग। सर्किट बनाओ पहले, ठीक है, एकदम सिंपल, जो क्वेश्चन बोले बस उसी करस्पॉन्डिंग चलते जाओ। ये क्या है, V1 मान लो, V मान लो, कोई नहीं, V1 मान रखा है तो V1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। RI JXM, इसमें करंट IM, इसमें करंट क्या होगी II। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। II की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, V1 डिवाइड बाई RI, और IM को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V1 डिवाइड बाई JXM। मतलब तो क्लियर है। अब क्या करो, सिंपली II का मतलब क्या होता है, कोर लॉस कंपोनेंट, और एक्साइटिंग करंट मतलब I0 क्या बोलते हैं, दैट इज एक्साइटिंग करंट। ठीक है, तो II कोर लॉस कंपोनेंट, IM मैग्नेटाइजिंग करंट, और I0 का मतलब एक्साइटिंग करंट। ठीक है, चलिए अब जो भी है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अब देखते हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो बोला है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो फेज़र ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, ये दोनों सेम फेज़ में है तो आप कर सकते हैं V1, ऐसे कर सकते हैं, II इन सेम फेज़ विथ V1। नहीं, जो V1 का फेज़ होगा वही II का होगा। अगर हमने V1 एट द एंगल 0 ले लें, दैट इज़ रेफरेंस, हमने इसी को रेफरेंस ले लिया, तो II कंपोनेंट भले इसकी वैल्यू कुछ भी हो, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, IM की वैल्यू कैसी होगी, देखो इसको लिखना हो तो जो V1 को लिया तो V1 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई XM, और J का मतलब क्या होता है, 1 एट द एंगल 90 डिग्री। तो ये ऊपर तो ऐसे पर लिख लेते हैं 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा V1 डिवाइड बाई XM एट द एंगल -90। ठीक है, तो -90 किधर होगा, नॉर्मल सी बात है, लैग करेगा किससे, V1 से, बाई हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। कौन, IM, तो IM कहाँ होगा, लाइक दिस वन। तो आप कह सकते हैं IM लैग्स बाई V1 हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे बन गया कि ठीक है 90 डिग्री पे। हाँ, II ये हो गया, IM ये हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर कहीं होगा। देखो ये लाइक दिस वन, ये जो बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो होगा I0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो IM लैग्स द अप्लाई वोल्टेज V1 बाई हाउ मच एंगल, 90 डिग्री, सही है, ए ऑप्शन तो सही है। ठीक है, सेकेंड में देखते हैं, कोर लॉस करंट लैग्स V1 बाई 90 डिग्री, कोर लॉस करंट कौन सी है, ये, क्या ये लैग करे 90 डिग्री, नहीं, तो नहीं, ये तो गलत है। सेकेंड, थर्ड ऑप्शन करो, एक्साइटिंग करंट लैग्स, एक्साइटिंग करंट कौन सी है, ये I0 करंट जो है वो लैग्स करेगी V1 से बाई हाउ मच एंगल, 90 डिग्री, नहीं, ये तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, कोर लॉस करंट इज इन फेज
इन फेज विथ V1, कोर लॉस करंट V1 के सेम फेज में है, तो फोर्थ सही है। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, एक्साइटिंग करंट लैग्स V1 बाई अबाउट 80 डिग्री। अच्छा, इसको तो क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, ये बताइए, ये हमेशा IM जो होता है एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने डाटा में भी देखा था, II से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो एंगल होता है करीब करीब वो 80 के आसपास होता है, ठीक है, क्योंकि II की वैल्यू क्या होगी, जब ज़्यादा होगी तो ये वाला सिरा ज़्यादा होगा, तो ये वाला जब ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, देखो tan फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो IM डिवाइड tan फाई, यहाँ से देखो IM, हाँ ठीक है, IM डिवाइड बाई क्या होगा II। अब ये बताओ, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो करंट tan फाई भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फाई भी क्या मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा सही है, फिफ्थ इज़ करेक्ट। एंड लास्ट वन, IM करंट लैग्स V1 बाई, ये तो है नहीं, तो विच वन इज 1 4 5, तो जो ऑप्शन में आए वो आप करेक्ट लगा दो, ठीक है। तो 1 4 5 जो है सही है। ये कब है, कंडीशन हमेशा याद रखो, इन प्राइमरी लीकेज करंट इन निगलेक्टेड, जब प्राइमरी लीकेज करंट क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तब ये सर्किट करस्पॉन्डिंग ये आंसर सही है, कंडीशन हमेशा, ठीक है। वैसे भी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और अगर कुछ इस टाइप का आ जाए ना, तो हमेशा प्राइमरी वाले को निगलेक्ट करके ही चला जाता है, लेकिन देखा जाता है कि और भी क्या चीज़ें दी हुई हैं उसको ज़रूर, ठीक है। इन जनरली हम लोग मान के चलते हैं और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी, ठीक है। तो खैर बना लो इसको।